वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें हम आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस अभी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ से, फैमिली लॉ से या कोई प्राइवेट या डिटेल या किसी और मैटर में आपको एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और आपकी मदद कर सकूँ। नाज़रीन, हमेशा एडवाइस करते हैं कॉल करके वक्त अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपके और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें। नाज़रीन, काफ़ी सारे कॉलर्स ऑलरेडी क्यू में हैं, तो बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। सर, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम पहले तो ये बता दूं तो बहुत माशाल्लाह अच्छा जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, मेरे एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि जब आपका ईए आपने एप्लीकेशन की हो तो आपका रिफ्यूज हो जाए तो उसमें वो अपील का हक दें, तो वो अपील कितने दिनों में करनी होती है और उस अपील पे चार्जिंग भी होते हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? प्लीज ये जरा बता दें। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि अगर कोई बंदा परमिशन टू वर्क अप्लाई करता है असाइलम सीकर, तो उसके लिए कोई स्पेशली फॉर्म है या खाली लेटर लिखना पड़ता है? ये दो क्वेश्चन का प्लीज जवाब दे देना। मैं ना टीवी पे सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपने EA2 एप्लीकेशन की, रिफ्यूज़ हो गई, विद राइट ऑफ अपील आपको मिल गया, उसके विद इन 10 वर्किंग डेज के अंदर आपने अपील लॉन्च करनी है। आप चेक कर लें, या तो जब आपको जो उन्होंने लेटर पे रिफ्यूज़ल डेट है उसके 2 वर्किंग डेज में नॉर्मली कंसिडर था कि आपको डीम टू सर्विस हुई है, और उसके बाद आपने 10 वर्किंग डे के बाद या विद इन 10 डेज के अंदर अपने अप्लाई करना है। या सेकंड ये होता है कि जब आपको रिफ्यूज़ल आता है तो रिफ्यूज़ल के आखिरी पेज पे लिखा होता है कि डेडलाइन फॉर द अपील, वो चेक कर लेंगे, नहीं है तो फिर 10 डेज काउंट होंगे। बिल्कुल, जो भी अपील होगी उसकी फ़ीस है। अगर आप ऑरल पे जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम खुद जाके वहाँ पे विटनेस करें, एविडेंस दें, आपका रिप्रेजेंटेटिव जिसमें कोई सोलिसिटर या कोई जाके आपको वहाँ पे असिस्ट करे, तो उसको कहते हैं ऑरल हियरिंग। उसके लिए आपकी जो फ़ीस है वो £140 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोर देन अनफ हैं कि इस पर इनको कंसिडर करना चाहिए, पहले उसने प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं किया, तो बिल्कुल आप फिर वहाँ उसकी जो फ़ीस है वो £80 है। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन से मेथड से अपने केस को फाइट करना है। लेकिन हम हमेशा अपने व्यूवर्स को, कॉलर्स को, क्लाइंट्स को ये एडवाइस करते हैं, क्योंकि बेस्ट होता है कि आप कोर्ट में अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो जाए, कोर्ट में खुद जाके एविडेंस दें, साथ सॉलिसिटर को, बैरिस्टर को साथ लेके जाएं, ताकि वो आपके बिहाफ पे तमाम जो लीगल पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन कर सके और आप उसकी एविडेंस दे सको, ताकि जज इस बात को अंडरस्टैंड करे कि यस, जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, ये सबसिस्टिंग है और उन्होंने जो क्लेम किया वो बिल्कुल एस्टेब्लिश हो रहा है, प्रूव हो रहा है। तो मेरा ख्याल है हमेशा जो ऑरल हियरिंग है हम उसको प्रेफर करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था आपका असाइलम के बारे में, यस, अगर आपने असाइलम का केस पेंडिंग है ओवर द 12 मंथ हो गए, आप उनको लेटर लिख के अपनी परमिशन मांग सकते हैं कि प्लीज़ मेरा केस असाइलम में किया था, अभी तक डिसीजन नहीं आया, तो एटलीस्ट मुझे काम की इजाज़त दी जाए, ताकि जब तक ये मेरा केस पेंडिंग है मैं अपने काम करने की परमिशन, ताकि मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो अगर आप थोड़ी सी अपडेट दे दें हमें अभी की और बात की, और दूसरा मुझे ये पूछना है कि अगर आप कोई जुडिशियल रिव्यू करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन आपकी क्या क्राइडन में जाती है या फिर उसको कितना टाइम लगता है उस एप्लीकेशन को? आपने अपडेट्स क्या मांगी है अभी की या बात की, क्या मांगा आपने? अभी का मतलब है अभी जो रिसेंटली कोई अपडेट है वो भी, और कोई अगर कोई एमनेस्टी की तरह कुछ है या इस तरह फ्यूचर में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो मैं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। ये बस ह्यूमर है कि इलेक्शन नज़दीक है, शायद कोई ऐसी एमनेस्टी आए, लेकिन अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो मेरा ख्याल शायद मेरा लाइव और टीवी पे बैठ के इस तरह की कोई चीज़ जो उसका अभी तक अथेंटिक या प्रॉपर प्रूफ ना हो कोई अनाउंस करना शायद मेरी मुश्किल होगा, कोई ऐसी चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है। जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि अगर आपने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन करते हैं, नहीं वो क्राइड में नहीं जाता,
क्राइडन में जो है वो होम ऑफिस का या यूके भी जो होम ऑफिस वाले हैं उनका ऑफिस है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन करते हैं, केस करते हैं, असाइलम्स करते हैं। लेकिन जब आपका केस रिफ्यूज़ हो जाए या आप समझते हैं कि हमारा केस रिफ्यूज़ हो गया, उसमें राइट ऑफ अपील देना चाहिए था, नहीं दिया गया, हम इसको जुडिशरी रिव्यू में लेके जाना चाहते हैं ताकि जो कि पहले हाई कोर्ट था अब अपर ट्राइब्यूनल उसको कंसिडर करता है, ताकि वो आपके केस को या तो कंसिडर करें, कम अज़ कम अगर कंसिडर नहीं करते या आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करते तो एटलीस्ट उनको आपको राइट ऑफ अपील देना चाहिए। इसलिए बेसिकली जो हम जुडिशरी रिव्यू करते हैं। लेकिन जो जुडिशरी रिव्यू है ये लॉन्च होता है अपर ट्राइब्यूनल में, उसके एक प्रॉपर फॉर्म है, उसमें ग्राउंड्स, रिफ्यूज़ल लेटर, एक अप्रोप्रिएट फीस लगा के प्रॉपर बंडल बना के उसकी 3 कॉपीज़ हैं, वो जब बाय पोस्ट या बाय पर्सन जाके आप वहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है। ठीक। तो अभी मैं शादी करना चाह रही हूँ। ठीक। तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट होंगी? 3 बच्चे हैं मेरे। ओके, आप जिससे शादी कर रही हैं उनका स्टेटस क्या है मैडम? वो पाकिस्तान में है। ओके, वो वो पाकिस्तान में है तो शादी आपकी कहाँ हो रही है? हम तुर्की जा रहे हैं शादी करने ना। ठीक 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 ठीक। मैडम मुझे लगता है कि शायद कोई इतनी क्लियर बात नहीं हुई, लेकिन आपने कहा कि आप यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस में हैं। अगर आप रिफ्यूजी स्टेटस में हैं तो आपको जिस कंट्री से आपकी कोई लाइफ को ख़तरा था या आपको फियर था, जिस कंट्री के ख़िलाफ़ आपने असाइलम क्लेम किया, आप उस कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में यहाँ से परमिशन लेके बिल्कुल आप जा सकती हैं। वहाँ पे अगर सपोज़ करें किसी भी कंट्री में आप जाती हैं, वहाँ पे आपके हस्बैंड के साथ जो भी वहाँ फ्यूचर हस्बैंड उस पर शादी होती है तो आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है, क्योंकि आप यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं, आप यहाँ पे परमानेंट सेटल नहीं हैं और आपका जो डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़े की क्राइटेरिया है वो आप पे बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। अगेन कि आपको उसको इस्टेब्लिश कैसे करती हैं। अगर आप 3 बच्चों के साथ यहाँ पे हैं, पहले जो आपकी जो शादी थी उसकी डिवोर्स हो गई, वो बिल्कुल साथ आपको अटैच करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जहाँ पे अकोमोडेशन है वो प्रूव करना होगा। आपकी शादी हो गई, आपका कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे मिलते रहें, ये सारी चीज़ें एक रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरी आपको एडवाइस कि आप किसी सोल्यूशन के पास चले जाएं, उनको बताएं कि ये हमारे सर्कमस्टांस हैं, हमने ऐसे हमारे कांटेक्ट हमारे पास डिटेल्स है और ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसे हम अपने आपको मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट एक प्रोसीजर्स होता है, एक उसके मेरिट्स होते हैं। प्रोसीजर 2 कि जैसे आप अपने दूसरी कंट्री में जाके शादी कर रहे हैं वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट ये है कि जब उसके जो उस प्रोसीजर को या उस कैटेगरी की या उस एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपने पूरी करनी है, वो आप बता दें कि दिखाएं जाके डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बर्डफोर्ड से सलीम अख्तर बात कर रहा हूँ। जी सर फरमाइए। सर मैं एज ए स्टूडेंट 2011 में 11 अप्रैल को मैं यहाँ पे इस कंट्री में आया था। ठीक। और 2012 को 6 जनवरी को मेरी शादी यहाँ पे रजिस्टर हो गई थी। ठीक। और मैंने मुझे वीज़ा मिला था 2 अप्रैल 2012 को, स्पाउस वीज़ा। ठीक। तो जो मुझे अभी इंटरफेयर मुझे मिल चुका है, मैंने टीए सर्विस यूज की थी सेम डे वाली शेफील्ड ऑफिस में। ठीक। 25 मार्च 2014 को इंटर किए हुए मुझे इस कंट्री में 11 अप्रैल को 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो आया मैं क्या एलिजिबल हूँ नेशनलिटी के लिए, या फिर मुझे इंडेफिनिट के साल बाद वेट करना पड़ेगा? ठीक। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, काफ़ी दफ़ा हमारे क्लाइंट्स, हमारे व्यूवर्स ये जनरल क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता चलूँ कि जो नेशनलिटी है ये होम ऑफिस की या यूके गवर्नमेंट की डिस्कशन होती है। इसके लिए 2 कंडीशंस जो उसमें अंडर इमिग्रेशन रूल्स आपने उनको पूरा करते हुए बाकी चीज़ें भी इस्टेब्लिश करनी है। लेकिन जो आपका केस है, इस केस में नॉर्मली ये कंडीशन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने एज ए स्पाउस 2 साल पूरे कर लिए तो आपको इंडेफिनिट मिल गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपने इंडेफिनिट के 12 महीने पूरे करते हुए नेशनलिटी अप्लाई करनी है। क्योंकि नॉर्मली 5 साल के बाद नेशनलिटी मिलती है, लेकिन जो स्पाउस वीज़े पे आते हैं उनको 3 साल के बाद नेशनलिटी मिलती है। लेकिन जो कंडीशन है वो ये कि इंडेफिनिट के बाद भी उन्होंने 1 साल गुजारा हो। लेकिन वेरी रेयर, मेरा ख्याल है शायद 5% आउट ऑफ 100
केसेस में हुआ है कि अगर आपने जो 3 साल इंटर होने के बाद भी अप्लाई किया तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे केसेस में होम ऑफिस ने ये वापस किए हैं डॉक्यूमेंट्स कि नहीं, आपने क्योंकि इंडेफिनिट मिलने के 1 साल का जो बाद का पीरियड था वो पूरा नहीं किया, बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए, इसलिए अब जब आपको साल होगा तब आप क्वालिफाइड करते हैं। मेरी इस तमाम कन्वर्सेशन के बाद जो एडवाइस है कि बेटर है, क्योंकि इसकी फ़ीस आई थिंक 900 पाउंड है, ताकि आपके जो पैसे हैं वो ज़ाय ना हो। इंडेफिनिट मिलने के 1 साल बाद तक आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे अगर आपका रिलेशनशिप ये सबसिस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के केस में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो 5 साल के बाद, लेकिन आपके रिलेशनशिप सबसिस्टिंग होते हुए आप इंडेफिनिट के 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई करें, आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, ठीक है रियाज भाई? अल्लाह में का बहुत शुक्र। जी रियाज भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं इधर विजिट वीज़ा पर आया हूँ। ठीक। और मेरी वाइफ और बेटा है इधर। ठीक। तो मैं इन कंट्री अप्लाई करना चाहता हूँ। वाइफ मेरी अप्रेंटिसशिप कर रही हैं, उनकी पे इतनी नहीं है। ठीक। हाँ जी, और बेनिफिट भी ले रही हैं सारे। ठीक। तो क्या मैं इन कंट्री अप्लाई कर सकता हूँ, और इसके क्या चांसेस होंगे, कितने आप समझते हैं कि कहाँ तक हो सकता है? ठीक ठीक। अभी आपकी कॉल से एक पहले जो व्यूअर्स जो कॉलर्स को मैं कह रहा था कि कोई भी एप्लीकेशन स्पेशल जो स्पाउस वीज़े का, जो डिपेंडेंट वीज़े का अप्लाई करते हैं, तो इनमें 2 चीज़ें, प्रोसीजर्स एंड मेरिट्स। इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि जो विजिटर हैं वो यहाँ पे इन कंट्री एज ए ब्रिटिश नेशनल डिपेंडेंट या इंडेफिनिट के जो सेटलमेंट पर्सन के डिपेंडेंट यहाँ पे इन कंट्री स्विच नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल के कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। जैसे आपने कहा कि आपका बेटा है, आप पे डिपेंड करता है, मिसेज हैं या आप पे डिपेंड करती हैं, आपके जाने से उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, पॉसिबल है आप कर सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स इसको अलाउ नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि अगर आप ठीक है प्रोसीजर को मानते हैं, कहते हैं कि जी सॉरी मैं वापस जाऊंगा, मेरे बच्चा या मेरी वाइफ डिस्टर्ब होगी, लेकिन जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स है कम से कम वो तो पूरी आपकी होनी चाहिए। अगर इनकम 18,600 पूरी होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, आपकी मैरिज हुई है वो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने B1 पास करना है, इंग्लिश सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप समझते हैं कि ठीक मैं वापस नहीं जाना चाहता या मेरे जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं, मेरा बच्चा मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरी मिसेज डिपेंडेंट है, कोई ऐसी रीजंस हैं तो शायद, लेकिन जो मेरिट्स हैं वो चीज़ें पूरी करें ताकि आपके केस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन बेस्ट किसी सोल्यूशन को जाके मिले, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, रीजन बताएं, शायद यहाँ पे एप्लीकेशन करने से आपका रिजल्ट अच्छा हो। परसेंटेज मैं शायद नहीं बता सकता कितने परसेंट आपने कहा होगा, इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर तो केस वर्कर ने कंसिडर कर लिया यस, अगर नहीं किया तो वो रिफ्यूज़ करेगा। अगेन अगर वो रिफ्यूज़ करेगा तो आपके पास फिर भी ऑप्शन होगी, आप वापस जाके अपने कंट्री से अप्लाई करें। आपने यहाँ से अप्लाई किया और वापस जाके अप्लाई करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ना 2012 में ना बिजनेस वीजा अप्लाई किया था। ठीक। तो उसकी जो है ना वो पहले लो ट्राइब्यूनल में जी वो अपील आ गई, वो हमने जीत ली। उसके बाद जो है वो अपर ट्राइब्यूनल में उन लोगों ने, होम ऑफिस ने उसके खिलाफ अपील कर दी। तो फिर हम अपर ट्राइब्यूनल में गए, तो फिर उसकी दोबारा हियरिंग आई। तो इस दौरान ना हमारे 10 साल कंप्लीट हो गए ना जनवरी में। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी मार्च में जो है वो हियरिंग थी ना, उस पर हम लोग गए। तो हम लोगों ने जाके तो जी वो अपर ट्राइब्यूनल वालों में दोबारा जी लोअर ट्राइब्यूनल वालों को भेज दिया कि जी वो फैसला करेंगे। फिर हम वो दोबारा उस हियरिंग पे गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा मतलब केस देखा, हमने लाइसेंस यूके वगैरह पास किया, एवरीथिंग ओके थी। होम ऑफिस वालों ने कहा जी, जज ने उनसे कहा कि उनका सवाल पूछे मैडम, आपका सवाल क्या है? काफी लंबा आपका कन्वर्सेशन चल रही है। जी सर, वो ये है कि लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे ना उन लोगों ने ना, उस जज ने कहा कि इनका जो है ना वो केस कंसीडर करे। तो होम ऑफिस वालों ने उनसे टाइम लिया था 6 हफ्ते का। ठीक। कि हम लोग ठीक है वो करते हैं। वो 6 हफ्ते जो है ना वो अब पूरे हो गए। उसके बाद हमें एक लेटर मिला था, नोटिस ऑफ एडजॉर्न्ड हियरिंग। आपके हस्बैंड ने अप्लाई विजिटर वीजा किया था या एक्सटेंशन अप्लाई की थी? बिजनेस वीजा अप्लाई किया था। ठीक ठीक। और अब जो है ना वो जज ने कहा कि लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे आप जो है ना इनका केस कंसीडर करें। तो फिर उसके बाद हमें एक नोटिस मिला था, नोटिस ऑफ एडजॉर्न्ड हियरिंग का ना। तो अब जो है वो 6 हफ्ते का जो उन्होंने टाइम लिया था उसमें अब 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। तो मतलब आपका क्या हाल है कि वो अब हमें दोबारा हियरिंग पे जाना पड़ेगा या वो लोग हमारा मतलब करके तो हमारा पासपोर्ट भेज देंगे? ठीक ठीक।
आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम, थैंक यू। मैंने इसलिए कहा था कि सिर्फ स्ट्रेट गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है कि केस चल रहा है, पेंडिंग है, आपने होम ऑफिस को चेक नहीं किया, होम ऑफिस ने आपसे 6 वीक का टाइम मांगा है कि हमें टाइम दी, हम आपको कंसिडर करेंगे और बताएंगे। ये जो 6 वीक होते हैं ये कोई डेडलाइन नहीं है। नॉर्मली होम ऑफिस वाले अगर 6 वीक मांग रहे हैं तब भी आंसर करते नहीं करते। अगेन आपके सोलिसिटर के पास टाइम है, राइट है कि वो उनको पुश करें कि देखें आपने केस हमने ए डाला था, उसके साथ साथ वो क्वालिफाइड करते हैं कि कैटेगरी बी के लिए, तो अब आप बी को कंसिडर क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में होता ये प्रोसीजर क्या है कि आपने बिजनेस वीज़े की एक्सटेंशन अप्लाई की थी या इनिशियल एप्लीकेशन की थी, अब आप कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए उस पर कंसिडर किया जाए। जब तक आप एप्लीकेशन तो आपको करनी चाहिए, आप अपने सोर्सेस से डिस्कस करें या किसी को जाके मिलें, क्योंकि अगर आपने अप्लाई किया एंटरप्रेन्योर वीज़ा या बिजनेस वीज़ा लेकिन आपके 10 साल पूरे हो गए तो आपको 10 साल की बेस पे जो एप्लीकेशन है वो करनी पड़ेगी। रिसेंटली हमारे क्लाइंट माशाल्लाह ऐसे सेम हुआ है, उसने एप्लीकेशन की थी, केस चल रहा था पेंडिंग आई थिंक साल से, लेकिन 7-10 साल पूरे उसने अपनी फ्रेश एप्लीकेशन की कि मेरा केस पेंडिंग है, एक्सप्लेन कर दें, लेकिन साथ ही साथ मेरे 10 साल पूरे हो गए, मैं समझता हूँ कि अब मेरे इस केस को कंसिडर किया जाए। अगर तो आपने एप्लीकेशन कर दिया है वेरी गुड, अगर नहीं की तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप अपने सॉलिसिटर से या किसी डिस्कस करते हुए आपने लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे वीज़ा अप्लाई करें ताकि फिर उसको होम ऑफिस कंसिडर करें। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल शायद मुश्किल है कि होम ऑफिस वाले इसको कंसिडर करेंगे, या जज इस तरह की डायरेक्शन या कोर्ट ये बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन इनको वीज़ा जो है वो 10 साल का लगा के उस पर इंडेफिनिट लगा के दे दें, शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। एडवाइस अप्लाई किया फेयर ना, वरना आपको लॉन्ग रेजिडेंसी की एप्लीकेशन करनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना लॉन्ग रेजिडेंस बेस पे जनवरी में ILR मिला था, ठीक, तो लेकिन उस एप्लीकेशन को ना 5 महीने लगे थे डिसाइड करते हुए। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नेशनलिटी है अप्लाई वो आया कि मुझे 12 मंथ बाद अप्लाई करना पड़ेगा, या वो एक जो रूल है कि अगर आपकी एप्लीकेशन ज्यादा लगे तो आप 15 महीने के बाद भी कर सकते हैं, तो आया वो कंसीडर करेंगे कि ये विदिन 6 मंथ हो गया तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे वो, प्लीज। थैंक यू। ठीक, आपको इंडेफिनिट मिला जनवरी 2014 में, आपकी जो नेशनलिटी है आप क्वालिफाइड करते हैं जनवरी 2015 में। इंडेफिनिट मिलने के 12 महीनों के बाद आप अपने नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये B1 का टेस्ट है सर, इसमें सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग का है या इसमें रीडिंग और राइटिंग का भी है? थैंक यू सर। ठीक, I'm really like this type of clients के सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल, आप B1 जो है आप उसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग जो 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 मेथड्स ऑफ इंग्लिश, वो सारे उसमें असेस होते हैं। अगर आप ईसोल करते हैं तब भी, और अगर आप आइल्स करते हैं तो आइल्स में भी अगेन उनके चारों मेथड्स के बाद वो असेस करते हैं कि आप का जो लेवल है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अब किस लेवल की है। तो आपको जो चारों मेथड्स हैं वो उनको वो असेस करते हुए आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा इंडेफिनिट ड्यू है नेक्स्ट ईयर, ठीक, और मेरी वाइफ को भी तकरीबन 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब तक। ठीक, क्या और मैं Tier 1 जनरल कैटेगरी में हूँ, ठीक। तो क्या जब मुझे इंडेफिनिट मिलेगा मेरी वाइफ भी अप्लाई कर सकती है इंडेफिनिट? वो कब वीज़ा मिला था उनको? उनको मिला था 2013 में। ओके, जुलाई 2012 के बाद जो भी यूके के अंदर एज ए डिपेंडेंट आया है, जिसको भी वीज़ा उसके बाद मिला है, वो बेशक बाद में जब भी मर्जी आया हो, उसको यूके के अंदर 5 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा। आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपका एज ए डिपेंडेंट ऑफ द इंडेफिनिट अप्लाई करेंगी। जब उसके पूरे 5 साल हो जाएंगे एज ए प्रोबेशन पीरियड, तो तब वो क्वालिफाइड करेंगी कि वो इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी, मैंने आपसे पूछना था कि जो 14 इयर्स वाला केस है वो दोबारा शुरू हो चुके हैं? ठीक, अभी तक होम ऑफिस की तरफ से ना कोई लॉ अमेंड हुआ है, ना कोई न्यूज़ आई है।
जब भी आएगी होपफुली हम अपने प्रोग्राम में आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन आज के दिन सिर्फ 20 ईयर्स अगर आप यहाँ पे किसी भी कैपेसिटी में गुजार लें और इसको इस्टेब्लिश कर लें तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें। लेकिन अगर आप लीगली यहाँ 10 साल गुजार लें तो तभी आप क्वालिफाइड करते हैं। आज के दिन ये दोनों हैं, लेकिन डिपेंड करता है, कोई चेंजेस आई तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में आपको अपडेट कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने आपसे पूछना है, ये जो एनटीएल एप्लीकेशन है, हाँ जी, इसमें कितना टाइम लगा रहे हैं ये लोग? कोई टाइम होम ऑफिस की डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर आप एनटीएल की एप्लीकेशन करते हैं तो 6 वीक से वो कहते हैं 12 वीक, मतलब 1.5 माह से लेके 3 माह के अंदर अंदर इज़ यूज टू बी कि ये 4 वीक के अंदर अंदर अप्लाई कर देते थे कि वीज़ा आपको मिला हुआ है, सिर्फ आपके पासपोर्ट पे इंडोर्स करना है। लेकिन अब सम टाइम वो थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो 3 माह के अंदर नॉर्मली आपका जो वो इंडोर्स करके वीज़ा आपके पासपोर्ट पे आपको भेज देते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपको दोबारा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिगनिंग में मैंने कॉल की थी, ईयू के बारे में पूछा था। एप्लीकेशन रिफ्यूजल के बाद अपील आ जाती है, लेकिन क्या आप फ्रेश नई एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्लीज इस बारे में एक्सप्लेन कर देना, या आपको अपील में ही जाना पड़ेगा? ठीक 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 ठीक। बिल्कुल, जब आपने केस डाला EA2 डिपेंडेंट का वो रिफ्यूज़ हो गया, अगर तो अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। नंबर 1, अगर तो आप ये समझते हैं कि आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे हम उसने कंसिडर नहीं किए, या कोई ऐसी चीज़ें आपको पता नहीं था आप उसको उस वक्त अटैच नहीं कर सके, तो आप समझते हैं कि आपके पास हैं, आपको जिस होम ऑफिस ने जिसके रीज़न से आपको रिफ्यूज़ किया उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, सफिशिएंट मटेरियल है, तो बिल्कुल आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सॉरी मुझे पता नहीं था, ये चीज़ हो नहीं सकी, ये बात मैं कर नहीं सका, ये डॉक्यूमेंट्स मैं दे नहीं सका, अब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, आपके पास फ्रेश एविडेंस आ गई है, आप कहते हैं कि अगर मैं ये लगाता हूँ तो बिल्कुल होम ऑफिस इसको पॉजिटिवली कंसिडर करेगा, आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप अपील में ना जाएं, आप अपनी फ्रेश एप्लीकेशन विद द फ्रेश एविडेंस है जो आपके पहले आपके एविडेंस है उन तमाम को पे रिलाई करते हुए अपनी फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपके मेरिट से आपका केस क्या है। मेरी इस तरह के केसेस में एडवाइस होती है कि आप किसी सोलिसिटर को जाके मिलें, बताएं कि ये मुझसे ओवरलुक हो गया, प्रॉपर मैं इसको अटैच नहीं कर सका, या इस पर मैंने रिलाई कर लिया, ये मुझे नॉलेज नहीं था, अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स पड़े थे घर में मैं साथ नहीं लगा सका या मिस कर लिए, तो बेहतर है कि आप किसी सोलिसिटर को मिलें ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हुए आपको एडवाइस करें क्या आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी चाहिए या आपको इसको कोर्ट में जाके चैलेंज करना चाहिए। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब आपका शुक्रिया जो आप फ्री एंड माइक कर रहे हैं। अच्छा मेरा छोटा सा सवाल है कि ये मैंने भाई को यहाँ पे विजिटर के लिए उसके लिए पेपर तैयार किए थे, तो ये पूछना था कि वो क्योंकि वो तकरीबन 23 ईयर का है और वो कम वगैरह भी नहीं करता है, तो बैलेंस वगैरह तो है उसके अकाउंट में वो 10-12 लाख होगा, ठीक, उसके लिए क्या कुछ उसके लिए आप थोड़ा सा मेहरबानी करते हैं बता दें कि क्या कुछ करें। विजिटर का जब आप बात करते हैं कि क्या आप किसी पर्सन को, फैमिली मेम्बर को, भाई को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं कि विजिटर यूके में आए, उसके लिए क्या कैटेगरीज है? सबसे जो पहली होम ऑफिस वाले जो कंसिडर करते हैं उनका जो मेन कंसर्न है कि उनका यूके में आना एक रीज़न है, वो प्रॉपर एक बिल्कुल सोली इंटायरली जो उनका मकसद है वो यूके को विज़िट करना, यूके में जो फैमिली है उनको विज़िट करना है, और इसके साथ साथ विदन जो ऑथोराइज टाइम है वो 6 मंथ का टाइम है, या जो भी आप वीज़ा अप्लाई करें विदन वो ऑथोराइज टाइम उनकी जो इंटेंशन है ये इस्टेब्लिश हो रही है कि वो वापस अपने कंट्री में जाएगा। हमेशा जो विजिटर के एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है वो इस शक पे, इन सस्पिशियस पे कि क्या जब ये आएगा ये वापस जाएगा या नहीं जाएगा। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका अपने होम कंट्री में उसकी सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल टाइज होनी चाहिए जिससे लगे कि बिल्कुल ये बंदे का मकसद यहाँ पे रहना नहीं है, आएगा वापस चले जाएगा, और उसके आने का मकसद कोई होना चाहिए, उसका इस्टेब्लिश होना चाहिए कि बिल्कुल उसको क्यों आ रहा है।
नंबर 3 उसके पास फाइनेंशियल होना चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकता है। ये 3 पॉइंट पे आपकी एप्लीकेशन बेस करती है और ये 3 रीजंस होती हैं जब होम ऑफिस वाले इसको रिफ्यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसको ब्रॉडली चेक कर लें कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इसको इस्टेब्लिश कर सकें कि वापस जाएगा या उसका नाम मकसद जेन्युइन है और वो अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकता है, तो बिल्कुल उसको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। एक नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब मेरा क्वेश्चन है, मैं टियर 1 जनरल पे हूँ, पर मेरे 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस अगस्त में। सो नई चेंजेस आ गई हैं। मैं डिपेंडेंट के हिसाब से मेरा क्वेश्चन था क्योंकि वाइफ मेरी पिछले 4 साल से मेरे साथ रह रही हैं, तो अब अगर मेरा इंडेफिनेट हो जाता है तो वो मेरे साथ मतलब इंडेफिनेट होने के बाद वो इंडेफिनेट अप्लाई नहीं कर सकती क्या? ये क्वेश्चन था मेरा। ओके, पहला क्वेश्चन ये था कि चेंजेस के बगैर पहले भी ये लॉ था कि अगर मेन एप्लीकेंट 10 साल पूरे करते हुए अपना इंडेफिनेट अप्लाई करेगा तो जो उसका डिपेंडेंट है वो साथ अप्लाई नहीं कर सकता, उसको सिर्फ डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि जो भी अप्लाई करेगा लॉन्ग रेजिडेंसी पे, उस पर नंबर 1 तो डिपेंडेंट कैटेगरी नहीं थी और साथ ही साथ ये था कि जो डिपेंडेंट है उसने 10 साल नहीं गुजारे थे, इसलिए वो स्टेट या डायरेक्ट इंडेफिनेट की एप्लीकेशन नहीं कर सकती थी। अब आप 10 साल की बेस पे अप्लाई करेंगे। जो आपकी स्पाउस है ये 6 अप्रैल से, अभी तक मैं शायद कल एक प्रोग्राम में बात कर रहा था, मैंने कोई गाइडेंस या इंफॉर्मेशन देखी नहीं है, लेकिन कुछ ही मेरे क्लाइंट ने मुझे एक ईमेल की थी कि उसको होम ऑफिस से एक ईमेल आई है कि 6 अप्रैल के बाद जो टाइम एज आपने एज ए डिपेंडेंट गुजारा था वो आपकी सेटलमेंट रूट के लिए कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अभी तक मेरा ख्याल में इसमें कोई क्लियर इंडिकेशन या मैं उसको स्टडी नहीं कर सका। होपफुली नेक्स्ट वीक अपने प्रोग्राम में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, प्रोग्राम के स्टार्ट में या मिडल में। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ खुद अप्लाई करेंगे, आपकी जो मिसेज है वो एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करेगी। जब तक मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या वो स्पाउस वीज़ा मिलने के फ़ौरन बाद इंडेफिनेट क्वालिफाइड करती हैं या जो उन्होंने एज ए आपके पॉइंट बेस्ड डिपेंडेंट टाइम गुजारा वो आपके प्रोबेशन पीरियड को काउंट करेगा या नहीं करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आया था इधर 2010 में स्टूडेंट वीज़ा पे, 2012 में मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ है। ठीक। तो मुझे अब मैंने अप्लाई किया लेकिन राइट ऑफ अपील भी नहीं मिला था, तो रिजेक्ट हो गया था सम बेसिस पे। तो उसके बाद मैं ऐसे ही रह रहा हूँ। फिर मेरी गर्लफ्रेंड है यूरोपियन में, उसके साथ 6 मंथ से रह रहा हूँ लास्ट। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वो सारे होम ऑफिस ने होल्ड किए हुए हैं। ठीक। मैंने इस्लामिक मैरिज कर रही है, मैं रजिस्टर्ड भी करना चाहता हूँ मैरिज और आगे फर्दर अपना केस फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो क्या मशवरा देते हैं आप? उसमें वाइफ जॉब भी करती है, सारा कुछ मतलब बिल वगैरह एवरीथिंग सेम एड्रेस पे है, एवरीथिंग इकट्ठे रह रहे हैं हम लोग लास्ट 6 मंथ से। तो उसमें आप क्या मुझे राय देते हैं? ओके, आप यूके में आए, अब आप यहाँ से रह रहे हैं, रहते हुए आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, यूरोपियन नेशनल आपकी फ्यूचर वाइफ हैं, शादी निकाह हो गया, शादी हो गई, अब आपने शादी रजिस्टर नहीं करवाई। सबसे पहली मेरी आपको एडवाइस कि आप लोकल रजिस्ट्रार के पास जाएं, जाके वहाँ पे अपनी शादी रजिस्टर करवाएं। अब रजिस्ट्रार का जो काम है वो 2 चीज़ें चेक करना है। नंबर 1 प्रूफ ऑफ आईडी एंड सेकंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर किसी बंदे के पास वीज़ा होता है तो वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा ना हो तो वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना एज ए रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी मेरे पास एक कपल शादी करने आ रहा है, उनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट से ये शो हो रहा है कि उनके पास वैलिड लीव नहीं है। अगर आप उनको आके चेक करना चाहते हैं चेक कर लें। अब डिपेंड करता है कि होम ऑफिस वाले वहाँ पर आते हैं या नहीं आते। या आते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं, मेन दोनों पार्टीज़ का, वो होम ऑफिस वाले हों या रजिस्ट्रार हो, उनका जो मेन असेसमेंट करना या इस चीज़ को एग्जामिन करना कि क्या आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, वो मेन जॉब उनकी ये है। आपके पास अगर आपके पास पासपोर्ट है, उस पर वीज़ा नहीं भी है, तब भी रजिस्ट्रार इसको एक्सेप्ट करता है। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि मेरा पासपोर्ट जो है वो होम ऑफिस के पास पड़ा है, उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो आप होम ऑफिस को लेटर लिख के या फ़ोन करके अपने पासपोर्ट की कॉपी उनसे मंगवा सकते हैं। उनको बोलें कि मुझे अपने इस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो होम ऑफिस वाले आजकल आपके पासपोर्ट को सर्टिफाइड करके आपको भेज देंगे
और वो सर्टिफाइड कॉपी पासपोर्ट की या उसके साथ एडिशनल कोई आपके पास और कोई प्रूफ ऑफ आईडी है उसको साथ ले जाके आप रजिस्टर को दिखाएं और वो इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको शादी की परमिशन दे देगा। अब जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आपके पास बिल्कुल आपके पास राइट है, आप अपना यूरोपियन डिपेंडेंट की एप्लीकेशन करें। आपकी वाइफ काम कर रही है, शादी हो गई है, जस्ट टू थिंग्स मोर देन अ एप्लीकेशन अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे रहते हुए वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पहले भी कॉल की थी अभी थोड़ी देर पहले नेशनलिटी के बारे में, तो मैं बता रहा था कि आपको मैं एज ए स्टूडेंट आया था उस टाइम, वो मेरा जो टाइम पीरियड था वो मैं लीगली तौर पे मैं आपके गुजारा है और स्विच कर गया था मैं 2012 में मैरिज के ऊपर, और मार्च 25 मार्च 2014 को मुझे इंडेफिनिट मिल गया। तो जो पिछला टाइम पीरियड जो लीगली मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था वो क्या अकाउंट नहीं होगा? हाँ बिल्कुल वो काउंट होगा, लेकिन उसकी जो सेकंड कंडीशन है कि आपको इंडेफिनिट मिलने के 1 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। मैं सेकंड उसके पोर्शन की बात कर रहा हूँ। आपको जनवरी में इंडेफिनिट मिला और उसके बाद 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, जो जनवरी 2015 में आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने 2008 में वर्क परमिट लिया था और मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया है 1 अक्टूबर को। तो मैं विंडो पे गया था, उन्होंने रख लिया था मेरा केस और उन्होंने कहा था आपको इतला देंगे। फिर मुझे फरवरी में उन एप्लीकेशन वापस आई और रिफ्यूज होके भेजा ना। उन्होंने बोला कि आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे जिसका आपका वर्क परमिट था। तो अभी फिर अपील भी दी मेरे को, मैंने अपील कर दी, लेकिन ये है कि सर मेरे 9 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल रहता है 10 साल पूरे होने में। तो क्या मैं FLR वो डाल सकता हूँ अपील के दौरान या वेट करूँ अपील का? देखिए आपने 9 साल गुजारे हैं, मुझे सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा डाउट है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने जो 5 साल का जो आपको वर्क पर मिला था, क्या वो किस डेट तक आपके स्टेटस को लीगल कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें टेक्निकल हैं। नंबर एक तो ये था कि आपके पास वीज़ा था, वो चलता रहा, कंपनी के साथ काम भी करते रहे, लेकिन और भी कंपनी में काम करते रहे, फिर तो शायद आपका जो टाइम था उसको काउंट होंगे, सिवाय इसके कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर आपने उस कंपनी में काम नहीं किया तो उन्होंने आपके जो लीव थी वो कर्टेल की या नहीं की, ये कि सेकंड पार्ट है। आइडियली आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं किसी सोलिसिटर को। अगर तो आपकी लीव कर्टेल नहीं हुई, 9 साल गुजार लिए, आप अपील में हैं, फाइट करते हैं, आप समझते हैं कि नहीं आपने काम करते रहे थे, साथ एडिशनल काम किया जिसको वो काउंट नहीं कर रहा है, कंसिडर नहीं कर रहा है, या क्या किस बेस पे आपने अपील किया। क्योंकि अपील यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जब हम अपील की बात करते हैं तो अपील हमेशा लिंक करती है आपकी इनिशियल एप्लीकेशन पे। आपने अप्लाई किया इंडेफिनेट, आपने कहा कि मैंने 5 साल इसके साथ काम किया, ये मेरी वेज स्लिपें हैं, P60s हैं और कंपनी को अभी भी मेरी ज़रूरत है या मैं काम करता हूँ, कंपनी मुझको सपोर्ट करती है। अगर तो उन्होंने इस बात पे रिफ्यूज़ किया, किसी चीज़ को देखा नहीं, आप कहते हैं कि नहीं उन्होंने गलत रिफ्यूज़ किया, फिर तो आपकी अपील बनती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने काम मानता हूँ, काम नहीं किया, कंपनी नहीं चल रही, कंपनी बंद हो गई, उनके पास Tier 2 था नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस एज ए प्रोसीजर अपील करना चाह रहा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है कोर्ट में क्या आपके पास जस्टिफिकेशन होगी कि क्यों आप उसको चैलेंज करना चाह रहे हैं। आपने अगर किसी सोल्सिटर को इंस्ट्रक्ट किया है तो उनसे मेरी एडवाइस होगी कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप अपने सोल्सिटर से डिस्कस करें व जो एडवाइस करें उसको फॉलो करें, या फिर किसी सोल्सिटर को जाके मिलें ताकि इस तरह के केस को एक प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर एप्लीकेशन की जाए ताकि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो, मुझे लगता है कि शायद आपकी कॉल ड्रॉप होगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा एक थोड़ा सा मसला है। मेरा भांजा यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था और उसने 2 साल पहले ब्रिटिश लड़की से शादी कर ली। ठीक। उसको फिर यहाँ पे 2 साल का वीजा मिल गया। ठीक। उसके बाद अब उनमें डिवोर्स हो रही है। ठीक। क्या वो उस लड़की के बगैर दोबारा वीजा अप्लाई कर सकता है या नहीं? ओके, किस वीजा की बात करते हैं, सेटलमेंट वीजा या दोबारा स्टूडेंट जाना चाह रहा है वो?
नहीं, वो मेरा मतलब है आगे यहाँ रहने के लिए। ठीक। क्योंकि डिवोर्स तो हो रही है, क्या वो लड़की के बगैर तो दोबारा वीजा मिल सकता है उन्हें या नहीं मिल सकता? ठीक ठीक। देखें, जब आपको स्पाउस वीज़ा मिलता है, जैसे आपके भांजे को स्पाउस वीज़ा मिला था, उन पे 2 कंडीशंस थी। फर्स्ट के उसने 2 साल यहाँ पे गुजारने हैं, और सेकंड ये कंडीशन थी कि उनका ये रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग के इनका रिलेशनशिप रहना चाहिए 2 साल तक। ये 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड है, बेसिकली ये वो चेक करते हैं कि क्या आपकी जो इंटेंशन है वो फ्यूचर में इकट्ठे रहने की है। अगर विदिन 2 ईयर्स, मुझे नहीं पता कि कब उनकी सेपरेशन हुई है, क्यों हुई है, अगर उसके अंदर ही उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं चल सका, अब वो सेपरेटेड हो रहे हैं या डिवोर्स चल रही है, डिवोर्स हो गई है, तो फिर उसको सेटलमेंट वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अनटर्नलेस वेरी रेयर चांसेस होते हैं कि अगर आपको कोई भी पार्टी इस्टेब्लिश करती है कि हमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या हमें कोई और रीजंस हैं, वरना जो स्टेट फॉरवर्ड केस में ये वो सेटलमेंट वीज़े पे नहीं जा सकते। अब आपका जो सेकंड है इसमें ऑप्शन कि क्या वो यहाँ पे रहते हुए किसी और कैटेगरी में स्विच कर सकता है, यस, सब उसको देखना पड़ेगा। क्या अगर वो स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन कर सकता है, वापस उस कैटेगरी में जा सकता है, और उसके पास क्या चीज़ें हैं, उसको कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपके फुल फंड जो शो करना पड़ेंगे। अब अगेन उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके लिए अगेन एडवाइस तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके किसी सोल्यूशन जाके मिलें, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स देखते हुए आपको एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस कर सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सलाम भाजी। वालेकुम सलाम भाजी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਅਗਰ ਖੋ ਜਾਏ, ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਚ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी वाइफ का भी इंडेफिनिट स्टे अप्लाई किया है। ठीक। तो इसमें कितना टाइम आजकल लगा रहे हैं? एक तो दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं हाउसिंग बेनिफिट ले रहा था पहले। ठीक। तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया तकरीबन 2 माह पहले अप्लाई करने से। ठीक। तो उसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं कोई? ठीक। नॉर्मली जो आजकल एप्लीकेशन बाय पेपर जा रही है, इसमें 3 से 4 माह में डिसीजन दे रहे हैं। आपका पास वाइफ के पास वीज़ा था, लेकिन अगर आपके जो हालात ऐसे थे कि आपको बेनिफिट ले रहे थे, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिए, हालात बेहतर हो गए, बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन आपने किसी किसी के बेनिफिट नहीं ले रहे थे, एप्लीकेशन में लिख दिया, क्वेश्चन आता है टिक एंड नो कि क्या आप बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि द डे यू मेकिंग द एप्लीकेशन, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे थे उस वक्त आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपने नहीं ले रहे थे तो बिल्कुल ठीक है, आप नहीं ले रहे। नॉर्मली 3 से 4 माह में इसका डिसीजन आ जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि हमारी 7 ईयर पॉलिसी पर केस रिफ्यूज होके अपर ट्रिब्यूनल तक अब पहुंच गया है, तो ये इसका कब तक जवाब आएगा एक्सपेक्टेड है? और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ज्यादा सुना है इंडिविजुअली तौर पे फैसला तो करते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ज्यादातर दे रहे हैं या रिफ्यूज ही कर रहे हैं? ठीक। अगर आपका केस अपर ट्रिब्यूनल में चले गया है, ठीक है, वेट करें, वो जो भी उसको लिस्ट करेंगे या जो उसके फेवर में या अगेंस्ट में डिसीजन देंगे आपको या आपके रिप्रेजेंटेटिव जो सोलिसिटर हैं उनको इसमें कितना अर्सा लगता है ये भी बता दें प्लीज। नॉर्मली जो अपर ट्रिब्यूनल वाले हैं, अगर आपने अपर ट्रिब्यूनल में गए हैं या होम ऑफिस अपर ट्रिब्यूनल में गया है, तो नॉर्मली इस तरह के केसेस में वो 4 से 6 वीक ले रहे हैं।
लेकिन काफ़ी सारे केसेस में द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो अपर ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट में जाके होम ऑफिस वाले कंसेंट ऑर्डर साइन कर रहे हैं कि यस हम इनको कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें थी। नंबर 1 तो ये था कि आपने 7 साल गुजार लिए, नंबर 2 ये था कि आप वापस जाके अपनी कंट्री में सेटल नहीं हो सकते, नंबर 3 ये था कि अब जो आपका बेटा है जो आप हैं यहाँ पे अपने आप को आपने बिल्कुल इंटीग्रेट हो गए हैं, आपने यहाँ पे अपने सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आपको यहाँ पे अपने मिक्सअप कर लिया है। ये तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश होनी, ये तमाम पॉइंट को था। लेकिन होम ऑफिस वाले हमेशा एक पॉइंट पे रिफ्यूज़ कर रहे थे कि नहीं ये वापस जाके, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम वापस गुजारा है उनके पेरेंट्स ने, ये वापस जाके सेटल हो सकते हैं और बच्चे की उम्र सिर्फ अभी 7 साल है, इसने यहाँ पे कोई इतनी एजुकेशन नहीं ली या भी इतना मिक्सअप नहीं हुआ, तो ये वापस जाके वहाँ पे भी सेटल हो सकता है। लेकिन आजकल काफ़ी सारे इस चीज़ को उन्होंने जब हाई कोर्ट से जाके क्लाइंट्स के फेवर में डिसीजन आना शुरू हुए हैं, तो अब थोड़ा सा उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। और साथ ही साथ अमूमन जिन्होंने बच्चों की एज ज़्यादा हो रही होती हैं, बड़े हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, उनको तो बिल्कुल 100% पॉजिटिव डिसीजन आ रहे हैं। अब आप वेट करें, जो भी डिसीजन आएगा आपको या आपके वकील को बता दिया जाएगा, आप उसके बाद अपना एक्शन ले सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब मैंने ये क्वेश्चन पूछना था क्विकली, एक तो ये कि मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है अभी प्रीमियम सर्विस के लिए इस मंडे नेक्स्ट वीक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट वे कि मैंने एक्चुअली 900 पाउंड मेरी वेज आ रही है, वर्किंग मैं कर रहा हूँ, वाइफ जो है मैं उनका स्पाउस हूँ, तो वो हमारे 2 बच्चे हैं। हमने वो कौन सा जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट वालों को जो HM रेवेन्यू को भेजा, वो मुझे वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी दे रहे हैं। मैंने उन्हें कहा भी कि मैं इमिग्रेशन कंट्रोल हूँ, अंडर इमिग्रेशन, तो उन्होंने फिर भी वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और साथ वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी दे रहे हैं। तो इस सूरत में मुझे ये बेनिफिट का कोई इशू तो नहीं बनेगा, या मतलब मैं इस सिलसिले में पूछना चाह रहा था। जो काउंसिल वाले हैं ये हमेशा आपको जो बेनिफिट दे रहे होते हैं, ये काउंट करते हैं कि आपकी इनकम किस लेवल की है, या क्या आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को विदाउट क्लेमिंग द बेनिफिट या रिकोर्स पब्लिक फंड के आप अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड आप पे कंडीशन है कि होम ऑफिस कहता है कि या यहाँ के लॉज ये कहते हैं स्पाउस वीजे पे कि आपको किसी किस्म के बेनिफिट क्लेम नहीं करने चाहिए। आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है कि आप विदाउट रिकोर्स पब्लिक फंड आप अपने फैमिली को रन कर सकते हैं। अगेन अब आपकी मंडे तो वैसे बैंक हॉलीडे है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, अब आप ले रहे हैं, तो मैं शायद इस पे ज़्यादा कमेंट्स ना करूं। जो चाइल्ड बेनिफिट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टैक्स क्रेडिट का सम टाइम तो इसको होम ऑफिस इस तरह ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करता, लेकिन आप उनको फिर बता दें कि जी ये मेरी रीज़न थी, मैंने काउंसिल को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दिए हैं, लेकिन मेरी जो इनकम है वो ये है, मेरी मिसेज की इनकम ये है। अब डिपेंड करता है, आपने नीड बुक कर ली है, बिस्मिल्लाह पढ़ें जाएँ, उस पर फिर रीज़न दे दें। लेकिन आइडियली एज ए जर्नल मैं तमाम व्यूवर्स को, क्लाइंट्स को, लिसनर को ये कहता हूँ कि कोशिश करें कि आप जो आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन जो कहते स्पाउस होती है, उस पर आप किसी भी किस्म के बेनिफिट के बगैर अपने आप को गुजारें, ताकि आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ? ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ FLRO ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਗਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ? ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੀ। ਠੀਕ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਗਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਗਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ACCU ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2003 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ,
मेरी एडवाइस है कि जो थोड़ा वकील है या किसी होर नूं जाके मिलो, जाके दिखाओ, क्योंकि लैगसी के केस दो बारी रिफ्यूज़ नहीं हुए। अगर किसी ने केस पाया सी रिफ्यूज़ हो गया, ਉਹਦਾ राइट अपील मिलिया होएगा, या फिर तो बाद ਮੈਨੂੰ लगता शायद ਤੁਹਾਡੇ वकील ने ਉਹਦੀ रीकनसिडरेशन पाती होवे कि दोबारा कंसिडर करो, या ਉਹਦੀ दोबारा कोई फ्रैश एप्लीकेशन पाई होवे। लेकिन अगर उन्हें फ्रैश एप्लीकेशन पाई होएगी तो फिर लैगसी नहीं होनी, फिर उन्हें दोबारा FLRO पाया होगा। दोनों तीन चीज़ां जड़ियाँ और डॉक्यूमेंट से देख के मैं एडवाइस कर सकूँगा, या किसी वकील नूं मिल लो जाके वो तुहानूं दसे कि की हो सकता। लेकिन अगेन अगर कोई भी केस पाया रिफ्यूज़ हो गया, 10 साल हो गए इत्थे आए नूं आपां नूं, या 11 साल हो गए, रीजनस की आ क्यों आप वापस नहीं जा सकते, इत्थे रहिंदे होए आपां 11 12 13 साल की कर लिया, ये तमाम चीज़ां जड़ियाँ ये तुहाड़ियां मेन आके उहदे उपर तुहाड़ा केस बेस कर रहा। इस वास्ते एडवाइस गो टू सोलिसिटर नूं मिलो जाके, ताकि तुहाड़ी एप्लीकेशन नूं प्रॉपर वो स्टडी करे, डॉक्यूमेंट्स नूं देख के तुहानूं कोई एडवाइस करे, ताकि तुहाडी कोई फ्यूचर एप्लीकेशन कोई बेहतर हो सके। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी आपसे पूछना था कि मैं तो ब्रिटिश हूँ, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो इंडिया से आया है, उसको 3.5 साल हो गए हैं यहाँ पे, क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ? उसके पास वीजा क्या है मैडम? वो एज ए विजिटर आया था, अभी तो उसका वीजा एक्सपायर हो गया है। ऑलराइट, अगेन लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स यहाँ पे विजिटर आए या जिसके पास वीज़ा ना हो, वो यूके के अंदर रहते हुए ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट की एप्लीकेशन नहीं कर सकता। लेकिन देयर इज सम प्रोविजंस कि अगर आप समझते हैं कि उसका वापस जाना आपकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम होगा, या कोई ऐसी रीज़न उसका वापस वो नहीं जा सकता, या आप या आपके इस रिलेशनशिप से कोई बच्चे हैं या फैमिली है वो उससे डिस्टर्ब होगी, अगर कोई ऐसी रीजंस हैं, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो यस ऑफ कोर्स वो यहाँ से रहते हुए शादी करके यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन इन जर्नल लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आप इसको किसी से मिलके सोलिसिटर को मिलें, डिस्कस करें कि वो क्यों 3 साल 3.5 साल हो गए वापस नहीं गए, उनको क्या प्रॉब्लम थी, या यहाँ पे रहते हुए उसने क्या किया, या आप या आपकी फैमिली या बच्चे क्या उस पर डिपेंडेंट हैं, या सिर्फ आप और वो हैं। तो अगर तो बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर आइडियली उसको वापस जाके वीज़ा लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि आप समझते हैं कि 2 के इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि वो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हमारी ये कुछ ऐसी रीजंस हैं, मजबूरी हैं या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि वो यहाँ पे रहते हुए करना चाहता है, तो बिल्कुल फिर आप उसको एप्लीकेशन करें। डिपेंड करता है कि होम ऑफिस कैसे उसको कंसिडर करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा, उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम ऑन वीनस टीवी। अगेन हमारा ईमेल एड्रेस था, कोई आपको एडवाइस चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।